अमित शाह की नई टीम का हुआ ऐलान। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष शामिल। वरुण गांधी अमित शाह की नई टीम से नदारद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को समर्पित किया आईएनएस कोलकाता। कहा, आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धि बल का परिचायक है। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह की खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव 13 सितंबर को। मेडक सीट पर भी होंगे उपचुनाव। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ काफिले पर आतंकी हमला। 2 जवान शहीद जबकि 4 जवान घायल। नमस्कार, एमई न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं कपिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष शामिल हैं। जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, मुरलीधर राव, राम माधव, सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव, आरएस कटेरिया और रामलाल को महासचिव बनाया गया है। पार्टी के संविधान के अनुसार 2 और नेताओं को महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को टीम में महासचिव रहे वरुण गांधी का नाम अमित शाह की नई टीम से गायब है, जबकि उनके नाम को तय माना जा रहा था। बीजेपी ने बी दत्तात्रेय, बीएस येदियुरप्पा, सतपाल मलिक, मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रभात झा, रघुवर दास, किरण माहेश्वरी और रेणु देवी दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। नए संसदीय बोर्ड का ऐलान भी आज किया जा सकता है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का आज ऐलान किया गया। टीम के इस गठन पर बीजेपी नेता संविदा पात्रा से खास बात की हमारी संवाददाता वर्षा गौतम ने। आइए सुन लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की पार्टी के सदस्यों का ऐलान हो चुका है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी। सर, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में। स्वाभाविक रूप से बहुत हर्षित हूँ, रोमांचित भी हूँ कि एक साधारण व्यक्ति को, एक उड़ीसा के गरीब गांव से आया हुआ व्यक्ति यहाँ तक भी आ सकता है संगठन में। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय अमित शाह जी का, जो उन्होंने एक युवाओं के टीम पे विश्वास जताया है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जिस प्रकार से अमित शाह जी ने लगातार मेहनत किया था कैंपेन के दौरान, हम सब के लिए बहुत बड़ी अनुभूति थी। हमने बहुत शिक्षा ली है और हम प्रयास करेंगे कि ठीक उसी प्रकार हम लोग मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के विषयों को, विचारों को घर घर तक पहुँचाएंगे। आप पहले से ही पार्टी में बने हुए थे, लेकिन अब औपचारिक रूप से आपको एक राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में पद सम्मानित रूप से दिया गया है। अब आपको एक मौका मिलेगा पार्टी को डिफेंड करने के लिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पार्टी को डिफेंड अब नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है और हमारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। यहाँ केवल विकास की बातें होंगी, यहाँ केवल डेवलपमेंट की बातें होंगी। जहाँ केवल विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, तो वहाँ डिफेंड करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ डिफेंड की आवश्यकता नहीं, वहाँ केवल वेलफेयर स्कीम्स को हम अपने वाणी के माध्यम से घर घर तक पहुँचाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का ये नारा हो, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ वर्षा गौतम, एमई न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईएनएस कोलकाता को राष्ट्र को समर्पित किया। स्वदेशी तकनीक से बने देश का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। प्रधानमंत्री के साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर.के. धवन भी मौजूद रहे। साथ ही रडार की पकड़ में न आने वाले 6,800 टन वजन वाले कोलकाता श्रेणी के इस युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। वहीं मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसके निर्माण का काम सितंबर 2003 में शुरू किया था। हम आपको बता दें कि भारत की इसी तरह के 2 अन्य युद्धपोत बनाने की भी योजना है। इस जंगी पोत में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां लगाई गई हैं, जिसमें पनडुब्बी रोधी प्रौद्योगिकी भी शामिल है। आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में 6,000 करोड़ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि हमारी कोशिश सरलीकरण की तरफ है। देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धि बल का परिचायक है। अब तक भारत में युद्ध क्षेत्र के लिए, संरक्षा क्षेत्र के लिए जिन भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसमें आईएनएस कोलकाता ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस निर्माण कार्य है। मैं इसके लिए देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आज आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धि धन का परिचय भी दिला रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में छत्रपति शिवाजी राव को भी याद किया। कहा कि शिवाजी के बल पर ही नौसेना का उदय हुआ है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। यहां के समुद्र तट से जब नौसेना की बात करता हूं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और तब भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महात्म्य है। और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईएनएस कोलकाता को देश को समर्पित करने के बाद नवी मुंबई में स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस मौके पर मोदी ने कहा कि देश को आयात से ज्यादा निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम लोग तेजी से एसईजेड के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करेंगे। एसईजेड की निगरानी के लिए विशेष दल बनाएंगे। निर्यात के लिए बंदरगाह, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का, आइए सुनते हैं। देखिए, एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये वारशिप 2 महीने में नहीं बनता है। इसका सारा क्रेडिट कांग्रेस की सरकार का है और प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि ये क्रेडिट कांग्रेस की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को जापान की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान असैन्य परमाणु सहयोग, सुरक्षा, रक्षा और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान की जाएगी। 31 अगस्त से 3 सितंबर की अपनी जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जापान नरेश अकिहितो से मुलाकात करेंगे और साथ ही अपने समकक्ष शिंजो अबे के साथ शिखर वार्ता में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने उनकी यात्रा की घोषणा करते हुए बताया कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी है। प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से भारत और जापान के बीच दोस्ती का रिश्ता मजबूत होगा। कांग्रेस से निलंबित किए गए बीरेंद्र सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए। हरियाणा के जींद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली में बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हुए। जींद की रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने खुद पहुंचकर बीरेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ये रैली चौधरी बीरेंद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले संगठन की रैली है। जींद की रैली को अमित शाह ने संबोधित किया। हम आपको बता दें कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से नाराज चल रहे थे। कुछ दिनों पहले बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी और पार्टी में बगावती सुर भी उठाए थे।
जिसके बाद कांग्रेस ने बीरेंद्र सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनवाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मांझी की मुश्किलें उनके बेटे ने बढ़ा दी हैं। मांझी के बेटे पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। बेटे की इस करतूत की वजह से वो विवादों में फंस गए हैं। ये आरोप बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने लगाए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे ने एक महिला पुलिसकर्मी का यौन शोषण किया है और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के बेटे ने बोधगया के आरके पैलेस होटल में एक महिला पुलिसकर्मी का यौन शोषण किया था और फिर अपने पिता के ऊंचे रसूख का फायदा उठाकर मामले को रफा दफा कर दिया। तो वहीं पुलिस भी इस मामले में कुछ भी कदम उठाने से कतरा रही है। इसलिए मोदी ने जल्द से जल्द प्रवीण मांझी को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो वहीं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता राशिद अलवी का, ये सुन लेते हैं। देखिए, इस पे मैं इतना कहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस तरीके के काम करता है, इस्तीफ़ा देना न देना उनका अपना इख्तियार है, लेकिन जो आदमी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा वायुसेना एयरफील्ड के बाहर आतंकवादियों ने बीएसएफ के एक वाहन को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें 2 बीएसएफ जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हो गए। घायलों को सैन्य अड्डे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस दस्ते पर आतंकवादियों ने हमला किया वो बीएसएफ की 165वीं बटालियन की जी कंपनी से जुड़ा है। आतंकवादियों ने सेना की एक जिप्सी पर गोलीबारी की, जिसमें बीएसएफ का दस्ता बैठा हुआ था। गोलीबारी के तत्काल बाद बीएसएफ के दूसरे सुरक्षा कर्मियों ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन आतंकी वहां से भाग निकले। आज हिंदू सेना ने जंतर मंतर पर एसडीपीआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन देश की संस्कृति का अपमान किए जाने पर हुआ। ये शर्मनाक घटना तिरुवनंतपुरम के दक्षिण केरल के प्राइवेट स्कूल की है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के दिन वंदे मातरम नहीं गाने दिया गया। साथ ही स्कूल के डांस प्रोग्राम में नमस्ते की मुद्रा को भी हटा दिया गया। एसपीडीआई की चेतावनी देने के कारण ही ये अपमानजनक हरकत की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि वंदे मातरम भारत की आन बान और शान है। अगर किसी को वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो वो देश छोड़कर जा सकता है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। उन्होंने एसडीपीआई बैन करने की बात कही। साथ ही एसडीपीआई के नेता ए सईद को गिरफ्तार करने के लिए भी जोर दिया। 15 अगस्त थी कल, पूरे देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न में डूबा हुआ था। हर स्कूल में वंदे मातरम और जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं रेगुलरली। लेकिन केरल में जो एसडीपीआई ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल को बाकायदा चेतावनी दी कि भाई यहाँ वंदे मातरम का गान नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी। उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है वंदे मातरम से? अगर उनको प्रॉब्लम है वंदे मातरम से तो वो देश छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो देश से और वंदे मातरम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उससे अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो देश छोड़ के जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारत में यदि रहना होगा तो पिछले साल की तबाही के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर कहर बनकर टूटा। गुरुवार रात शुक्रवार शाम तक हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पौड़ी, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश से मुश्किल हालात बने हुए हैं। प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिलों के डीएम को तैयार रहने के लिए आईटीबीपी, एसएसबी और सेना की मदद मांगी है। न्यायपालिका में शीर्ष स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग गठन का रास्ता साफ भले ही हो गया हो, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर छिड़ी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
RM लोढ़ा का कहना है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बैठे लोगों को एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने निर्धारित क्षेत्र की सीमा में ही काम करना चाहिए। उन्होंने ये बातें देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे भरोसा है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद में बैठे लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे और उन्हें उनके निर्धारित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत बिना किसी बाधा के काम करने देंगे। मदर डेयरी फ्लाईओवर के नीचे एक ऑटो चालक को ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पीटा। इस ऑटो चालक का गुनाह सिर्फ इतना था कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ऑटो में आकर बैठ गया और ऑटो चालक से चलने के लिए कहा, पर इस ऑटो चालक ने सिर्फ इतना कहा कि पहले सवारी उतारकर पैसे ले लूं, फिर चलता हूं। बस इतनी सी बात पर कांस्टेबल ने ऑटो चालक को जमकर पीटना शुरू कर दिया। मैं सवारी उतार रहा था, मेरे आगे भी ऑटो खड़े थे, पीछे भी ऑटो खड़े थे, तो पता नहीं क्या अचानक ही आके मेरे ऑटो में बैठ गए और मेरे से कहने लगे कि पॉइंट पे चल। मैंने बोला मैम ये मदर डेयरी का फ्लाईओवर है, उसके नीचे, पुल के नीचे ही बस। तो मेरे से कहने लगे कि चल पॉइंट पे चल। मैंने बोला भैया पैसे काट लो मैं सवारी से, बस इतनी सी बात पे थोड़ा सा गुस्सा हो गए। उन्होंने मेरे पंच मारना चालू कर दिया। मनीष कुमार नाम है उनका, पुलिस ट्रैफिक में कांस्टेबल है और इधर पूरी स्वेलिंग आ रखी है, देखिए आप देख सकते हैं। मतलब इधर पूरा उन्होंने मेरे मतलब इतनी जोर से पंच किया था, पूरा यहाँ दर्द हो रहा है मेरा। मैं इस बच्चे की मदर हूँ, तो मैं आके भाग के देखा तो वहाँ पुलिस वाला वो खड़ा हुआ था। मैंने तुमने इसको मारा क्यों? तो कहने लगा जी इधर से गाड़ी, यूपी की गाड़ी। मैंने कहा यूपी की गाड़ी, तुम गाड़ी बंद कर सकते थे। तो मैं है हेलो यूपी की गाड़ी है, फिर यूपी गाड़ी है तो सारी बंद कर दीजिए। ये यूपी गेट से पार क्यों होती है? पार इसलिए होती है कि ये लोग पैसा लेते हैं, इनका बना हुआ है 4000 5000 दलाल है वहाँ। चलिए अब एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमित शाह की नई टीम का हुआ ऐलान। टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष शामिल। वरुण गांधी को टीम में जगह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को समर्पित किया INS कोलकाता। कहा INS कोलकाता भारत के बुद्धिबल का परिचायक। नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह की खाली लोकसभा सीटों पर उपचुनाव 13 सितंबर को होगा। मेडक सीट पर भी होंगे उपचुनाव। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में BSF काफिले पर आतंकी हमला। 2 जवान हुए शहीद जबकि 4 जवान घायल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए MA न्यूज के साथ। नमस्कार।